जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। घर के बाहर ढोल ढमाकों की आवाज़, गीत गाती हुई औरतें, पटाखों के फूटने की आवाज़, सचमुच बहुत ही मनमोहक दृश्य था। आज नई दुल्हन का शांति सदन में गृह प्रवेश था। दुल्हन घर के दरवाजे पर उसी बड़ी सी कार में आ चुकी थी। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, दुल्हन ने पहला कदम बाहर रखा और सबसे पहले एक सरसरी सी नज़र उसे पूरे घर में मार दी। उस मकान को देखते ही उसका मन अंदर ही अंदर समुद्र की लहरों की तरह लोरे खा गया। उस बड़े से मकान में गृह प्रवेश करते हुए निधि के मन में सुकून मिल रहा था। अब तो वो इस घर की मालकिन होगी, बस यही बात बार बार मन में आ रही थी। सचमुच उसका ससुराल कितना समृद्ध है। कहाँ इतना बड़ा मकान और कहाँ उनका छोटा सा घर जहाँ खुद का कोई पर्सनल कमरा ही नहीं था। कहाँ वो इस कम समय उस छोटे से मकान की कल्पना करने बैठ गई। अपने विचारों को झटक कर निधि घर में प्रवेश करने लगी। निधि मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी और एक खुशी उसके चेहरे से भी जाहिर हो चुकी थी। पति अमर के साथ घर में प्रवेश करने लगी। घर की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा घर तो उसने सिर्फ सपनों में ही देखा था। ये रिश्ता उसकी बुआ ने बताया था। बुआ अमर के घर से 2-4 घर दूर ही रहती थी। अमर की माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, इसीलिए वो अमर की शादी करवाना चाहती थी। शायद यही उनकी अंतिम इच्छा थी। अमर एक अच्छा लड़का था, घर बार भी बढ़िया था, इसीलिए निधि के घर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। बस निधि की माँ तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पर इस रिश्ते की सुनते ही निधि ने सबसे पहले हाँ की थी। आखिर बुआ के घर आते जाते उसने ये बड़ी सी हवेली देखी। वो तो उसके ख्वाब ही देखती थी, पर आज वो इस हवेली की मालकिन थी। उसके आगे पीछे नौकर चाकर काम करेंगे। आज उसे अपने फैसले पर बड़ा नाज हो रहा था। अच्छा हुआ जो उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, नहीं तो उनकी बात मानकर सिर पड़ती ही रह जाती और इतना आलीशान बंगला न मिलता। मन ही मन में सोचती हुई निधि ने घर में प्रवेश किया। घर के अंदर की भव्यता देखते ही निधि की निगाहें यूं ही रुक गईं। मन में एक लालच सा समा गया कि अब ये वो इस घर की मालकिन होगी। अल्पक हो वही की सुंदरता को निहारती रह गई। ये देखकर उसकी ननद जानवी बोली, भाभी अभी तो घर में प्रवेश ही किया है तो आंखें अपलक हो गई। आपने तो सपने में भी ऐसा घर नहीं सोचा होगा। सचमुच किस्मत वाली हो आप, जो ऐसा घर मिला है। लड़कियां जिसे सपने में ही देखती हैं। थोड़ी देर बाद आस पड़ोस की औरतों को विदा कर जानवी निधि को अपनी माँ से मिलवाने के लिए उनके कमरे में ले गई। निधि ने वहां जाकर देखा तो उनकी सास प्रतिभा जी बिस्तर पर थी। अमन ने उसे बताया भी था कि 10 महीने पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। बस तब से वो बिस्तर पर हैं। उनकी सेवा के लिए एक नर्स रखी है, जो शाम 8 बजे से अपनी ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ से चली जाती है। तब फिर जानवी या घर का कोई भी सदस्य हो उस समय घर पर मौजूद हो उन्हें देखता है। कमरे में दवाइयाँ और फिनाइल की मिली जुली गंध आ रही थी, जैसे किसी अस्पताल में होती है। निधि ने अपने नाक में भौं से कोड़ लिए। तभी जानवी बोली, भाभी देखो, माँ आपको देखकर कितना खुश हो रही है। आप भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सचमुच भाभी आपको देखकर मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आप आ गई हो ना, अब आप माँ को संभाल लेना। निधि ने फीकी सी मुस्कान के साथ सहमति दे दी और मन ही मन सोचने लगी, बहू हूँ, कोई नर्स तो नहीं हूँ। यहाँ दवाई की गंध है, मुझसे थोड़ी देखी जाएगी। ये सब बना रहे तो ऐसा कमरा कौन आएगा। मुझे क्या अपनी माँ की सेवा के लिए लेकर आए हो। खैर थोड़ी देर बाद जानवी उस कमरे से बाहर आ गई। अपने कमरे में आकर निधि ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो वो पलंग पर जाकर बैठ गई और कमरे को निहारने लगी। मेरा अपना कमरा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना कमरा होगा। और सचमुच कितना बड़ा है ये। इस कमरे के बराबर तो हमारा घर था। सचमुच मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन इस सास का क्या करूं, बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे तो। पर फिर भी ठीक है, ज़्यादा किचकिच नहीं करेगी। और फिर कितने दिनों की है, ननद भी शादी करके ससुराल चली ही जाएगी, फिर तो सब कुछ मेरा ही है। खैर अभी ये सब क्यों सोचूं, अभी तो इसके लिए वक्त है ही नहीं। अभी तो हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, मुझे तो सिर्फ इस पर फोकस करना है। सोचती सोचती वो बिस्तर पर लेट गई और उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। जब अमर कमरे में आया तो सोई हुई निधि थी। उसे सोता देखकर अमर ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और वो पलंग की दूसरी तरफ जाकर सो गया। फिर जब सुबह हुई तब निधि की आँख खुली। तब तक अमर उठ चुका था और अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चला गया। कैसा पति मिला है, यहाँ नई दुल्हन आई है उसका ख्याल नहीं है, अपनी बीमार माँ से मिलने चला गया। मन ही मन बुदबुदाती हुई निधि तैयार हुई और बाहर आई। बाहर हॉल में बुआ सास चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर निधि ने उनके पैर छुए तो बुआ सास ने आशीर्वाद दिया। फिर निधि इधर उधर देखने लगी।
वो बोली, सब लोग भाभी के कमरे में हैं। आज तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया है। मैं बस अभी उस कमरे से आई हूँ, तभी तुम जाकर मिल लो, भाभी को अच्छा लगेगा। फिर से उस कमरे में मन ही मन सोचती हुई निधि कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर अपना इंप्रेशन ख़राब थोड़ी ना करना था। कमरे में गई तो सब लोग प्रतिभा जी के पास ही खड़े हुए थे। निधि को देखते ही जानवी प्रतिभा जी को हल्का सा हिलाते हुए बोली, मम्मी देखो तो भाभी आई हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी बात सुनकर प्रतिभा जी ने निधि की तरफ देखा। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से कूच कर गई। घर में मातम का माहौल हो गया। सबसे पहले से ही पता था कि प्रतिभा जी की इस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो शायद अमर की शादी के लिए ही रुकी हुई थी, इसीलिए सब लोगों ने दुखी मन से उन्हें विदा किया। ये माहौल तो निधि के लिए पूरी तरह से उम्मीद के बाहर था। 2 दिन बाद जानवी अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो बुआ सास ने निधि से कहा, बहू अब तुम भी रसोई संभालो, जानवी अकेले काम कर रही है, उसकी मदद कर दो। आज से खाना घर पर ही बनेगा। इतनी बड़ी हवेली और खाना खुद बनाते हैं। निधि मन ही मन सोचती हुई एकटक बुआ जी को देखते रह गई। अरे क्या सोच रही है बहू, निधि में गर्दन हिलाई और आखिर मन मार कर रसोई में गई और जानवी की मदद कराने लगी। थोड़ी देर बाद जानवी और निधि को ससुर जी ने अपने कमरे में बुलाया। निधि जानवी के साथ जब कमरे में गई तो वहाँ ससुर जी, बुआ सास और अमर पहले से ही बैठे हुए थे। वो दोनों भी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। तब ससुर जी बोले, देखो जैसा कि तुम सब जानते हो कि प्रतिभा के इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। ये बंगला हमें बेचना पड़ा था। वो तो इसे मैंने अपने दोस्त को बेचा था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी थी कि जब तक प्रतिभा है तब तक हम यहाँ रह सकते हैं। पर अब हमें 15 दिन के पूरे कार्यक्रम करने के बाद ये खाली करना पड़ेगा। तुम लोगों पर एकदम से काम का वजन ना पड़े, इसीलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इन दिनों में अपना सामान पैक कर लेना, ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। ये सुनकर सब लोग जहाँ चुप थे वहीं निधि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहाँ तो वो उसे बंगले को देख करके इसकी मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ एकदम से ज़मीन पर आकर गिरी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी बुआ को फ़ोन किया और फ़ोन पर ही उन्हें सुनाने लगी, बुआ कौन से जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे। ये कहाँ शादी करवा दी आपने मेरी, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आपको पता भी है ये बंगला तो बिका हुआ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। बर्बाद कर दिया आपने मेरी ज़िंदगी। बिना बुआ की कोई बात सुने ही उसने फ़ोन रख दिया। रात का समय था, इसलिए दूसरे दिन बुआ निधि के पापा मम्मी के साथ उनके ससुराल पहुंची। घर का माहौल ही ऐसा था तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो लोग क्यों आए हैं। आते ही निधि की मम्मी ने उसकी बुआ सास से पूछा, निधि नहीं दिख रही, अंदर रसोई में है। अरे नहीं नहीं समदन जी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। आप उसके कमरे में जाकर ही मिल लो। बात सुनकर बुआ और मम्मी कुछ देर बाद निधि के कमरे में गई। निधि सिर दर्द का बहाना कर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन दिनों वहाँ देखते ही निधि बरस पड़ी, बर्बाद कर दी आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी। बुआ को क्या पता नहीं था कि यहाँ सब कुछ बिका हुआ है। आप तो बहुत अच्छे थे, जानती थी इनके परिवार को। कहा तो मैंने सोचा था कि घर की मालकिन बनूंगी। अरे आपने तो मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी अब तू, अचानक निधि की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा। तेरी बुआ ने हर बात क्लियर बोली थी, सबके सामने बोली थी, तू भी वहाँ बैठी हुई थी, पर तेरी आंखों पर तो हवेली की पट्टी लगी हुई थी जो ना तू देख सकी और ना ही सुन सकी। अब ये बेबाक का रोना बंद कर, ससुराल आते ही ससुराल की मालकिन बनना है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेनी। इसीलिए कहा था कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन, कम से कम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गृहस्थी तो चला पाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधा प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिना जिम्मेदारी के। अपनी मम्मी की बात सुनकर निधि चुप हो गई। आखिर मम्मी गलत तो नहीं कह रही थी, पर अब क्या होगा। उसने धीरे से कहा, माता पिता हम हैं, गड्ढे में तो तुझे फेंका नहीं होगा। ये हवेली वगैरह बिक चुके हैं, लेकिन इन लोगों के ने अपना एक फ्लैट खरीद रखा है। समधी जी का बिजनेस डूब चुका है, लेकिन अमर की तो नौकरी अच्छी है और वो मेहनती भी है, तेरी तरह ख्याली पुलाव नहीं बनाता। भविष्य में कुछ ना कुछ तो वह कर ही लेगा, बस तू उसका साथ दे। उसके रास्ते का रोड़ा मत बन। जो अब नहीं कर सकती तो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, ताकि वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सके। इतना अच्छा ससुराल मिला है, उसे ख़राब मत कर। वो लोग तो अभी वैसे ही दुखी हैं, अगर उन लोगों को तेरी सोच पर पता चलेगा तो कितना दुख होगा। मम्मी की बात सुनकर निधि अब चुपचाप ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद निधि अपने ससुराल की धुरी बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी डेली कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं
कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आपको कैसी सुननी और देखनी है। जय श्री राम दोस्तों।